दोस्तों नमस्कार। हमारा आज का जो विषय है यह महिलाओं में होने वाले एक बहुत ही जटिलतम रोग को लेके है। लगभग महिलाएं अपनी उम्र के किसी न किसी पड़ाव पे किसी न किसी रूप में इस रोग से पीड़ित रहती हैं। आज हम बात कर रहे हैं श्वेत प्रदर मीन्स लिकोरिया के रोग के बारे में। यह एक बहुत ही महिलाओं में होने वाला कॉमन रोग है। तो आज का ये हमारा विषय है, इसको हम विस्तार दें उससे पहले आपसे एक आग्रह, अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। डॉक्टर श्रेया सर, तो हम ये जानना चाहेंगे कि लिकोरिया होता क्या है और हम इसको सरल भाषा में कैसे समझेंगे, तो सर इसको स्पष्ट करें। श्वेत प्रदर अर्थात लिकोरिया दरअसल हमारे बॉडी में भिन्न भिन्न म्यूकस आउटलेट्स हैं। और इन म्यूकस आउटलेट्स के अपने विशिष्ट फंक्शंस हैं। जैसे हम माउथ कैविटी को देखें, इसको हम सरल भाषा में समझते हैं। सपोज करिए कि अगर मुंह में लार ना बने तो क्या होगा। कई एक कंडीशंस होते हैं, स्टोमेटाइटिस के कंडीशंस, सैंकर्स के कंडीशन, अदर कंडीशंस। दरअसल लार बनना चाहिए एक अनुपातिक मात्रा में, यानी कि एक निश्चित और नॉर्मल अनुपात में। ठीक उसी प्रकार जो वेजाइनल कैनाल है वहाँ पे भी बेसिकली जो म्यूकस सिक्रीशन है वह एक नेचुरल मात्रा में होना चाहिए। जो म्यूकस सिक्रीशन इन्फ्लामेशन से, वेजाइनल रप्चर से, वेजाइनल एट्रेसिया से और भी तमाम प्रकार के विकृत अवस्थाओं से बचाने में वो सहायक होता है। तो एक नॉर्मल स्राव, सफेद म्यूकस का स्राव, एक्सेप्ट ब्लड, पस या एनी अदर जो कुछ भी होता है उसे हम लिकोरिया कहते हैं। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि लिकोरिया कितने प्रकार के होते हैं और इनका उम्र के साथ मतलब क्या इसको कैसे प्रभाषित करेंगे, तो सर इसको भी बताएं। और अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी ये समस्याएं देखने को भी मिल रही, तो इसके पीछे क्या है सर, तो इसको स्पष्ट करें। देखिए, लिकोरिया जैसे हमने डिफाइन करने के क्रम में जो विस्तारित किया, एक बात तो समझ में आ गई कि एक नॉर्मल स्राव है। जब वो एबनॉर्मल स्थिति में होता है तो उसे हम लिकोरिया कहते हैं। लिको मीन्स सफेद, ओरिया मीन्स डिस्चार्ज। लेकिन एक नेचुरल डिस्चार्ज होना चाहिए। दरअसल लिकोरिया भी दो प्रकार से होता है, एक फिजियोलॉजिकल लिकोरिया और एक पैथोलॉजिकल लिकोरिया। फिजियोलॉजिकल लिकोरिया का जो कंडीशन होता है ये मूलतः जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में
चूंकि आप देखेंगे कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी का ग्रोथ होता है, चाइल्ड का ग्रोथ होता है, यूट्रस का भी ग्रोथ होने लगता है। अगर आप नॉर्मल यूट्रस को देखेंगे तो उसके साइज को देखेंगे तो पाएंगे कि जैसे हम कहते हैं ना 1.25 इंची थिकनेस, 2.5 इंची चौड़ाई और 3 इंची लंबाई। लेकिन वही जब फुल टर्म प्रेगनेंसी को फॉलो करता है तब पता चलता है कि यूट्रस की लंबाई 18 इंच तक हो जाती है। तो सबसे बड़ी चीज है कि उसी अनुपातिक वे में वेजाइनल कैनाल से लेके यूट्रस से लेके सभी लोगों का एक ग्रोथ होता है, और उन ग्रोथ से प्रोटेक्शन के लिए नॉर्मल एक्सेस डिस्चार्ज होना आवश्यक है। इसीलिए इस कंडीशन को हम फिजियोलॉजिकल लिकोरिया कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली आवश्यक है। ऐसे ही जो बार्थोलिन सिक्रीशंस होते हैं, क्योंकि जब भी हम फिजिकल रिलेशंस कंडक्ट करते हैं तो उस समय भी अगर एक्सेस डिस्चार्ज, फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज नहीं होगा तो उस कंडीशन में जैसे हम देखते हैं ना, फाइसोमेट्रा का कंडीशन डेवलप कर जाता है, ड्राइनेस आ जाती है, पेनफुल कंडीशंस हो जाते हैं, इवन एवरेजन, अल्सरेशन और तमाम तरह के कंडीशंस डेवलप कर जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो फिजियोलॉजिकल लिकोरिया है। और पैथोलॉजिकल में क्या है कि वो डिजीज टू कंडीशन है, और डिजीज टू कंडीशन ड्यू टू सो मेनी कॉजेज, आगे हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जहां तक सवाल छोटे बच्चियों में है तो अक्सर चूंकि हम लिकोरिया को 3 भागों में करके लेके चलते हैं। एक लिकोरिया इन चिल्ड्रंस, दूसरा लिकोरिया इन एडल्ट्स, और तीसरा लिकोरिया इन ओल्ड एजेड फीमेल्स। अब बच्चियों में जो मैक्सिमम देखने को मिलता है वो सबसे बड़ा कारण है वर्मी मैनिफेस्टेशन, खास करके पिन वर्म्स। जो स्मॉल वर्म्स होते हैं वो बच्चियों में फ्रॉम एनस से क्राउल करके पेरिनियल रीजन होते हुए वो वल्वल इंट्रोइटस तक आ जाते हैं, और वो वहां पे म्यूकस सेल्स को इरिटेट कर देते हैं, और जिससे एक्सेस डिस्चार्ज होने लगता है। माएँ जो अक्सर आके शिकायत करती हैं कि डॉक्टर साहब छोटी बच्ची है, इसका कपड़ा जब मैं इनर गारमेंट्स धुल रही थी तो देखा कि वाइट पूरा, तो सर ये क्या है, और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। और ऐसे कंडीशंस में सबसे ज़रूरी जो बात होती है वो होती है कि हमें छोटे बच्चों में जैसे मीठे का प्रोडक्ट्स, फास्ट फूड, यानी कि वो भोजन जो बच्चे को भी प्रिय है और वर्म्स को भी प्रिय है, जो वर्मी मैनिफेस्टेशन को ग्रो करता है, तो हमें बच्चों को अवॉइड कराना चाहिए, उन चीज़ों से बचाना चाहिए। थोड़ा न्यूट्रिशियस डाइट देना चाहिए। इसके साथ भी बच्चों में देखा जाता है कि कुछ बच्चों में जैसे कंजेनाइटल जो सेल्स बाय बर्थ देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में भी देखा जाता है कि स्कीरस टाइप के डिस्चार्ज होते हैं जो स्टिकी नेचर के होते हैं, तो वो भी एक कारण छोटे बच्चों में बनते हैं। तीसरा चीज होता है कि बच्चे खेलते कूदते इन इनोसेंसी, अज्ञानता बस कुछ न कुछ फॉरेन मैटर्स, जैसे कोई लकड़ी है या कोई प्लास्टिक का खिलौना है या कुछ है, उसको पेनिट्रेट कर लेते हैं वेजाइनल इंट्रोइटस से। तो वहां पे भी देखने को मिलता है कि उस फॉरेन पार्टिकल्स जो इंटर किया हुआ है उसकी वजह से भी एक्सेस डिस्चार्ज होने लगते हैं, तो वो भी बच्चियों में एक कारण देखने को मिलता है। इसके साथ में सर्वाइकल इरोजन या इस तरह की चीजें अगर ग्रो कर गई हैं बच्चियों में,
तो ये भी एक कॉज रहता है छोटे बच्चियों में। जी सर। सर ये भी जानना चाहेंगे कि लिकोरिया का ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट क्या है और होम्योपैथिक दवाएं कितनी प्रभावशाली हैं, तो सर ये आप बताएं। सबसे पहले हम ट्रीटमेंट मैनेजमेंट पे चर्चा करें तो हम थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करेंगे कि अगर एडल्ट महिलाओं में इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं तो क्या क्या वजहें हो सकती हैं। एडल्ट महिलाओं में जितनी सारी, एक तो एनाटॉमिकल डिसऑर्डर हो सकता है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, कैंसरस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोरियोनिक एपिथेलियोमा हो सकता है, सर्वाइकल इरोजन हो सकता है, फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, प्लस साथ में जैसे कोई फॉरेन बॉडीज, जैसे लोग कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज करते हैं, इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, पेसरी है, या इस तरह की चीजें यूज करते हैं, अनक्लीनलीनेस, थ्रेड वॉर्म, प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस खास करके देखा जाता है जिसमें ट्राइकोमोनल वेजिनैलिस और मोनियल इन्फेक्शंस, ये भी एक कारण देखने को मिलते हैं। साथ में जैसे और डायबिटिक महिला है, साथ में ट्यूबरकुलोसिस है या स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, इंजुरी भी एक कारण बन जाती है ऐसे केसेस में। साथ में इरोजन सर्विक्स है या कोई एक्सीडेंटल ऑपरेशंस, खास करके महिलाओं में डिलीवरी के टाइम में जो पेरिनियल टीयर्स वगैरह होते हैं, अगर उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ है तो ये बहुत तरह के, फिर यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट, जेनाइटल डिस्प्लेसमेंट, एंटीवर्टेड, रिट्रोवर्टेड यूट्रस, तो ये बहुत तरह की सारी चीजें हैं, सेल्फिंजाइटिस, ऊफराइटिस, फिर ए विटामिनोसिस और एनीमिया हमने पहले ही जिक्र में रख लिया। तो ये इतने सारे कारण बन जाते हैं लिकोरिया के। वही कंडीशन ओल्ड एज में भी देखने को मिलती है। अगर ओल्ड एज में आप जाके देखेंगे तो अनहाइजीनिक कंडीशन, माल न्यूट्रिशन, डायबिटीज, कैंसर सर्विक्स, कैंसर यूट्रस या कैंसर ऑफ वेजाइना, फिर कोरियोनिक एपिथेलियोमा, यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट और थ्रेड वॉर्म्स, कुल ले देके जो सारी चीजें हैं। अब ट्रीटमेंट के पक्ष को हम लेके आते हैं। ट्रीटमेंट से पहले हम मैनेजमेंट पे चर्चा करना चाहेंगे इस केस में। खास करके जो आप देख रहे हो छोटे बच्चियों से लेके ओल्ड एज तक, तो वर्मी मैनिफेस्टेशन बहुत प्रोमिनेंट है। दूसरी बात कि जो आप देख रहे हो अनहाइजीनिक कंडीशन, बच्चे से लेके बड़े तक, तो अनहाइजीनिक कंडीशन यानी कि क्लीनलीनेस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ में आपको न्यूट्रिटिव डाइट रिस्ट्रिक्शंस और वो भोजन, खास करके फास्ट फूड, लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा, लिविंग पैटर्न बदलना होगा, फूड हैबिट्स बदलने होंगे, ये सारी चीजें करनी होंगी। और वो भोजन जो कहीं न कहीं से इरिटेशन पैदा करता है, म्यूकस इरिटेशन खास करके, जो कि डिस्चार्ज को इन्हांस करता है, तो ऐसे कंडीशन में इन चीजों से, ऐसे खाद्यों से बचना चाहिए। अब बारी आती है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। बंधुओं, फिर मैं पुनः एक ही बात कह रहा हूं, पहले भी कहता आया हूं कि होम्योपैथी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। छोटी बच्ची से लेके बड़े तक, बूढ़े तक का, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हमें ऑन द ग्राउंड ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के आधार पे हमें ट्रीटमेंट का चयन करना चाहिए। बच्चियों में खास करके जो देखा जाता है, तो सबसे पहले हम डिवर्मिंग करेंगे, यानी सीना हमारा पहला सिलेक्शन जाएगा। उसके बाद जो उसकी फॉलोअप मेडिसिन होगी, हम उसके बारे में सोचेंगे, अलोंग विथ डाइट रिस्ट्रिक्शंस, फास्ट फूड, रेडीमेड फूड, स्वीट डिशेस, इन सब चीजों को, चॉकलेट, बिस्किट, ब्रेड, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, मोमो, चाउमीन्स, इन सब चीजों को हम स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट कर देंगे।
एडल्ट एज में भी अब हमें ध्यान देना होगा कि पैथोजेनेसिस क्या है, पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस क्या है, उस डायग्नोसिस को बना के उसके आधार पे मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और सारी चीजें हम करेंगे। जो कॉमन दवाएं हम यूज करते हैं उसमें एलुमिना, बोरैक्स, कैलकेरिया कार्ब, ग्रेफाइटिस, हिपरसल्फर, क्रियोजोट, मैग्नीशिया कार्ब, मर्कसॉल, सीपिया, सल्फर, पल्सेटिला, सिपिलिनम, एसिड नाइट्रिक, मतलब एक चेन है हमारे पास दवाओं की। और खास करके यहाँ पे मैं अपना अनुभव भी शेयर करना चाहूंगा। शुरुआती दौर में जब मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस शुरू किया तो हमें बड़ी दिक्कत आती थी, खास करके महिलाओं में। सब चीज बताए बस लिकोरिया ना बोले, लेकिन अब रोग है तो है। तो उस कंडीशन में जब बाद में जब एक्सपीरियंस हुआ तो मुझे पता चला कि हर एक दवा हर एक बीमारी को ठीक करने के लिए सक्षम है, इफ सिम्टम्स एग्री, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जेम्स टायलर केंट। तो हमें विशेष ध्यान देना चाहिए पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन पे, उसके डायग्नोसिस पे, और फिर प्रॉपर तरीके से हमें दवा का चयन करना चाहिए। और इस तरीके से हम एक सक्सेसफुल चिकित्सक के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर तरीके से करेंगे। एक विशेष आग्रह कि कृपया चैनल पे दवाओं का नाम सुन के दवाओं के बारे में आप कदापि न प्रयास करें। आप हमेशा एक विज्ञ प्रकृत होम्योपैथ चिकित्सक से सलाह लेकर के ही आगे के रास्ते को अपनाएं। ये आपके लिए और हमारे सिस्टम दोनों के लिए एक सुरक्षित स्थिति होगी। धन्यवाद। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। लिकोरिया जो कि बहुत आम समस्याएं हैं महिलाओं के लिए, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत लाभकारी होगा। तो सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी ढेर सारा साधुवाद।